नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सरदार हरचरण सिंह, वीर साहबजादे प्रॉपर्टी देहरादून। दोस्तों, वीडियो मैं बना रहा हूँ, बाहर बरसात भी बहुत तेज़ हो रही है और आज सबसे बड़ी बात है माइक भी नहीं है। मैंने माइक देखा तो चार्ज नहीं था। हो सकता है आपको आवाज़ आ रही होगी बाहर की भी। तो चलो बिना माइक के चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बरसात हो रही है आज तो। देहरादून में मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बरसात हो जाए कब धूप निकल जाए कुछ पता नहीं है यहाँ पे। लेकिन अच्छा है, चलो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। कल भी सही था मौसम। दोस्तों, ये है सैदरा रोड जहाँ से मैं जा रहा हूँ। यही मेरा घर पड़ता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं सैदरा रोड ही रहता हूँ। बात करेंगे आज किस टॉपिक में बात करें, सोचता हूँ मिक्स बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी, आपके कैरियर के बारे में भी, आपके बिजनेस के बारे में भी सब कुछ करेंगे। दुख सुख गप शप मारेंगे। अकेला हूँ आज, फिर मैं पार्टनर नहीं है। पार्टनर साहब की विज़िट थी, कोई क्लाइंट आना था दिल्ली से, वो सुबह सुबह निकल गए। मैं अकेला हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद एक मेरा कभी कभी ये भी होता है ड्राइव करते वक्त कि मैं अकेला ना रहूँ, मेरे साथ कोई ना कोई जुड़ा रहे, मैं बात करता रहूँ। आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे चिंता की बात की है। दोस्तों, सैदर रोड अगर मैं बात करूँ आज से 25-30 साल 35 साल पहले की, तो इधर कुछ भी नहीं होता था। हम लोग कॉलेज पढ़ते थे यहीं पास में, DAV DBS कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। मैंने BSc करी थी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करा मैंने। उसके बाद फिर मैं बताया था जैसे कि मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ। तो यहाँ पे कोई आता नहीं था, मतलब डर लगता था हमें। ये आगे चौराहा है, अभी लाल बत्ती है, उससे आगे लोग आते नहीं थे, मतलब डरते थे। आगे पड़ता है सहस्त्रधारा, पिकनिक स्पॉट है देहरादून का, बहुत माना और पिकनिक स्पॉट है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा का मतलब है कि यहाँ सहस्त्रधाराएँ निकलती थी पहाड़ों में से, पानी टूटता था। पुराने ऋषि मुनि देवी, मतलब देवभूमि है तो ऋषि तो रहेंगे यहाँ, ऋषियों की भूमि है। तो ऋषि लोग तप करते थे, तो वहाँ से कंदराएँ होती थी, गुफाएं होती थी, गुफाओं में बैठ के तपस्या करते थे, पुण्य करते। ये वो जगह है सहस्त्रधारा। इससे साथ ही पड़ता है माल देवता, यानी कि रायपुर रोड। रायपुर रोड तो नहीं, रायपुर तो यही सीधा जा रहा है जहाँ से मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ। आगे पड़ता है रायपुर जॉली ग्रांट, जहाँ पे एयरपोर्ट अभी हमारा देहरादून में एयरपोर्ट है। उसके अलावा है जी डोईवाला, थानो, छितर वाला, बहुत सारी साइट्स हैं। वाला बहुत हैं, बाला वाला, हरा वाला, राय वाला, जोगी वाला, तो जितने भी वालाज हैं यहाँ भी प्रॉपर्टीज़ आप ले सकते हो। अगर आपने कभी सुना हो हरिद्वार रोड, बाला वाला, जोगी वाला, हरा वाला, ठीक है, राय वाला जो है हरिद्वार से पहले पड़ता है, हरिद्वार के पास ही है, बड़ा अच्छा है। कैंप है वो, वहाँ पे बेसिकली क्या है कि आर्मी का कैंप था, अभी भी है। और हम लोगों की NCC के कैंप भी लगते थे। मैंने खुद NCC में था, BSc में जब मैं था, इंटर में था, मैं खुद कैंप अटेंड करके आया था। वहाँ पे बहुत प्यारी जगह। खैर अब तो वो चीज़ नहीं रही। अब तो सारा बताया ना कि देहरादून पूरा एकदम कमर्शियल हो चुका है। सारी जगह प्लॉटिंग, रेजिडेंशियल, हॉस्टल्स, PG, रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े इवन मल्टीनेशनल होटल तो हो चुके हैं देहरादून में। और बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से बहुत पब्लिक आ रही है, इन्वेस्टर्स बहुत भाग के आ रहा है देहरादून में। एक तो देखो मौसम तो अच्छा है ही है, देखो ना क्या सुहाना मौसम है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे शांति भी है, कोई दंगा फसाद नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख भाई सब भाई रहते हैं। मेरा बर्थ प्लेस भी यही है, पहले भी मैंने बताया था, मेरा जन्मभूमि है ये, मातृभूमि तो है ही है, जन्मभूमि भी है, तपस्वियों की भूमि है। तप किया है यहाँ पे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कंदराओं में जाके तप किया। पास में हमारा ऋषिकेश है, 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। हरिद्वार पहुँच जाते हैं हम लोग, संडे को वहाँ पिकनिक मनाने चले जाते हैं। क्षेत्र वाला है, लच्छी वाला है रास्ते में, मैंने बताया ना वाला बहुत है यहाँ पे। तो जहाँ देखो वहीं पिकनिक, ठीक है जी। तो ये है देहरादून का माहौल। आपको हर एक समझो कि 5-10 किलोमीटर के दायरे में आपको कोई ना कोई पिकनिक स्पॉट मिल जाता है। वहीं गाड़ी खड़ी गई, खाया पिया चल दिए। तो ये है देहरादून का माहौल। पानी बहुत बड़ा और पूरा ट्रैफिक भी जाम हो रखा है। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ भी करना चाहते हैं ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, राय वाला, आपका छिदर वाला है, डोई वाला का एरिया है। डोई वाला के अंदर पंजाबी लोग बहुत हैं, पंजाब से आगे बसे हुए हैं। जो किसान लोग थे वो पहले यहाँ डोई वाला में आए थे,
तो गन्ने के खेत हुआ करते थे। आज तो सारा कमर्शियल है, बहुत बढ़िया बन गया यहाँ पे। लेकिन बाहर से इन्वेस्टर बहुत है। कहने का मतलब है, आप भी अगर देहरादून को खुली डुली जगह चाहते हो, ओपन एरिया, ओपन स्पेस चाहते हो, हवादार चाहते हो, पॉल्यूशन फ्री चाहते हो, जहाँ धुआं धप्पा ना हो। देखो ना, बड़े शहरों में, हमेशा मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि बड़े शहरों में इस तरह तबाही मची हुई है पॉल्यूशन के नाम पे। इतना काला धुआं, बच्चे जो हैं बेचारे मास्क लगा के जा रहे हैं। दिल्ली में मैं देखा, स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, ऑफिस वाले जा रहे हैं भाई। ऊपर से देखो पानी की मार। अब बरसात जो हो रही है, बरसात यहाँ होती है, लेकिन यहाँ पानी टिकता नहीं है। सबसे बड़ी खूबी जो मेरे से पूछोगे ना कि देहरादून की खास खूबी बताओ, तो खास खूबी है कि यहाँ पानी टिकता नहीं है। पानी जितना मर्जी आ जाए और आधे घंटे में पानी सारा ढल के नीचे चला जाता है, क्योंकि ढलान है। पीछे मसूरी के पहाड़ हैं, मसूरी के पहाड़ों में पानी आता है। ऊपर जोशीमठ, ऊखीमठ, श्रीनगर, गढ़वाल, हमारे 4 धाम हैं। हमारा गुरुद्वारा साहब भी है वहाँ पे, हेमकुंड साहब। तो जितना पहाड़ों का पानी आता ना, आप खुद सोचो कि देहरादून ढलान पीछे है, वैली है। देहरादून एक वैली है, देहरादून वैली बोलते हैं ऐसे। मसूरी का पानी, ठीक है जी, इधर से आपका पहाड़ों का पानी आता है, लेकिन जाता कहाँ है हमें खुद नहीं पता चलता इतनी जल्दी कहाँ बह जाता है। अब देखो यहाँ भी सड़कें कम से कम साफ़ है, पानी तो आ रहा है, आया थोड़ा बहुत, लेकिन पानी टिकता नहीं है, चल रहा था क्योंकि ढलान है, स्लोप एरिया है। ये है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देहरादून का, कि पानी टिकता नहीं है। बाढ़ आने का मतलब नहीं है, यहाँ कभी बाढ़ नहीं आई। आज दिन सोचा बाढ़, हाँ लास्ट ईयर यहाँ थोड़ा सा पानी बरसा था, एक पुल भी टूटा था यूआईटी के बाद, अगर आपको याद हो या पता सुना हो आपने टीवी में, तो पुल जो है टूट के गिर गया था। तो वो फिर पुल बन गया, अभी हो गया तैयार, अभी इसका उद्घाटन होना है। तो यहीं लोकली पुल टूटा, लोकली बनवा दिया उन्होंने। साइड से रास्ता निकाल के गाड़ियाँ गुड़ी जा रही है, और 5-6 मिनट से हम लोग वहीं से साइड से जाते हैं। टेम्प्रेरी पुल बना रखा है। यानी कि देहरादून में पानी की कोई समस्या नहीं है। हाँ, पानी की तो समस्या नहीं है। कई शहरों में देखा पानी नहीं मिल रहा, ये सूख गया, लड़के लगे पड़े हैं लोग लाइन में, टैंकर आ रहे हैं। यहाँ वो नौबत आज तक नहीं आई, कभी टैंकर का पानी हम लोगों ने नहीं मिला। हाँ, बहुत कभी हो जाए, पानी गर्मी ज़्यादा हुई, जब पिछली बार जून में थोड़ा सा हुआ था, तो टैंक आते थे, तो एक टैंक भरवा लिया, ठीक है। कभी कभी होता है, 12 महीना तो इंसान नहीं रह सकता ना एक तरह से, तो कभी कभी होता है, कभी कभी तो थोड़ी बहुत मुसीबत भी सहनी चाहिए। सारे अगर सुख ही चाहोगे तो दुख कौन भोगेगा। दुख और सुख साथ साथ हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि देहरादून से गुड प्लेस फॉर लिविंग एंड इन्वेस्टमेंट, रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड एजुकेशन। सबसे बड़ी बात एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से लेके और सेकेंडरी एजुकेशन तक तो खैर बहुत ही बढ़िया है। डिग्री कॉलेजेस की बात करें तो डिग्री कॉलेज भी ठीक है, प्राइवेट बहुत बोल गए हैं, लेकिन स्कूलिंग जो है ना देहरादून की बहुत ही प्यारी है। आपने दून स्कूल का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा स्कूल है दून स्कूल। दून स्कूल और वेलम गर्ल्स, उसके अलावा दून इंटरनेशनल, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। मतलब इंटर तक की एजुकेशन तो बहुत बढ़िया है। डिग्री कॉलेज तक की मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं बोलूँगा कि डिग्री कॉलेज बहुत अच्छे हैं इतने यहाँ पे। डिग्री कॉलेज जैसे हैं तो ठीक है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपकी जो बाहर की यूनिवर्सिटी हैं उससे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे इतना एडमिशन में मारामारी नहीं है। अब दिल्ली में देखो एडमिशन नहीं मिलते हैं, मेरिट लिस्ट आती है, लंबी लिस्ट होती है। बीए भी करनी है तो होती है बड़ी मेरिट लिस्ट। बताओ, एक सिंपल सी डिग्री बीए करनी है तो उसके लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसी नौबत नहीं है अभी। बच्चे बाहर से भी आते हैं, बाहर से आने के बाद भी यहाँ पे इतनी मारामारी नहीं है, एडमिशन मिल जाता है बच्चों को। हालांकि अभी एंट्रेंस टेस्ट सिस्टम शुरू हो गया है, पहले एंट्रेंस टेस्ट सिस्टम नहीं था। अभी एग्ज़ाम है, यस, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेट बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यही है। CUT CET क्या है, इस टाइप से होता है, वो क्वालिफाई करके ही आपको मिलता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो लॉ है, लॉ के अंदर थोड़ा एडमिशन टफ है, LLB LLM में टफ है। अदरवाइज तो सिंपल BA BSc BCom करना तो मिल जाता है एडमिशन। और अभी तो हालत यह है कि BBA MBA तो भरे पड़े हैं यहाँ पे, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हैं यहाँ पे, लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस। सरकारी कॉलेजेस जो हैं वो कम है। सरकारी कॉलेज के अंदर MBA BBA वगैरह नहीं होता। मैंने देखा कि यहाँ पे वही धाराशाही चला रहा है कि BCom BA BSc MSc बस। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए भाई, यहाँ पे इतना पुराने लोग रह रहे हैं, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हो, जैसे DAV DPS है, इसके अंदर भी चल सकते हैं कोर्सेज। MBA BBA के कोर्सेज अब चलाओ तो थोड़ी सीटें बढ़ जाएंगी।
खैर ये तो हो गया मामला एजुकेशन का। हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट क्यों करें देहरादून में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देहरादून ही क्यों अच्छा है शहर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसका कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण यह है कि अगर आपके बच्चे स्कूलिंग अच्छी कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। ये मैंने कई बार बोला है। बच्चों पे खास ध्यान दो। बच्चे अगर अच्छी स्कूलिंग कर रहे हैं, अच्छा उनका वातावरण है, अच्छे दोस्त यार हैं, अच्छी कंपनी है, तो आगे बच्चे बढ़ते हैं। कंपनी ख़राब है, इन्वायरमेंट ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, टीचर्स ढंग के नहीं हैं, तो वहाँ बच्चा क्या पढ़ेगा? बच्चा तो मेहनती है, लेकिन गलती उसकी नहीं है। गलती क्या है? गाइडेंस की। गाइडेंस अब बच्चा कहाँ से ले? पेरेंट्स में वो बिजी रहते हैं, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बिजी है, नौकरी वाला भी अपने नौकरी में बिजी है, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते, या वह प्रॉपर्टी में लग रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपर्टी ना बनाओ या इन्वेस्टमेंट ना करो, वो भी करो, बच्चों को भी। बच्चे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जी। मकान हो ना हो, बच्चे अच्छे स्कूलों में होने चाहिए, बच्चे अच्छी जगह लगने चाहिए। मेरा तो उद्देश्य ये है, और मैंने कई वीडियो में बताया है कि मैं धनी हूँ कि बच्चे मेरे सारे भगवान की कृपा से सेट हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बच्चों को तवज्जो दिया है। एजुकेशन, मैं खुद पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं BSc MBA CIB MA पता नहीं क्या क्या मैंने कर रखा, मुझे खुद याद नहीं। शौकिया पढ़ता रहता था। बैंक में था, गए फॉर्म भरा, चलो यार कुछ ये कर लो, वो कर लो, ये MA कर लो, MA कर लो, इकोनॉमिक्स कर लो, इंग्लिश कर लो, करता रहा। तो उसका फ़ायदा हुआ। आगे बैंक में प्रमोशन जो होती हैं वो क्वालिफिकेशन बेस भी होती है। और उससे पहले मैं फॉरेस्ट में था, मैंने बताया मैं फॉरेस्टर भी था। 3 साल मैंने अरुणाचल प्रदेश में आए थे फॉरेस्टर की नौकरी के लिए, फिर रेंजर के लिए किया, रेंजर में भी हो गया, लेकिन मैं छोड़ छाड़ के आ गया, बाहर आया, मैं बीमार हो गया था वहाँ। तो दोस्तों एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खुद पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आज भी मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं पढ़ाने का बड़ा शौक है मेरे को, ठीक है। और आपको भी होना चाहिए। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। ये मत सोचो कि यार मेरी देख लो, कितनी बार बोलता हूँ, मुझे नज़र भी लगती है, पता नहीं या नहीं लगती। 72 ईयर्स का हूँ आपके सामने, लग रहा हूँ मैं 72 साल का, लग रहा हूँ मैं 72 साल का। मुझे खुद हैरानगी होती है, लोग भी बोलते हैं कि यार आप तो लगते नहीं हो, इतनी एज है आपकी। तो दोस्तों बात यह है कि बिज़ी रहो और भले काम करते रहो, बिज़ी रहो। बहुत रश हो गया है। तो एजुकेशन के मामले में देहरादून बहुत बढ़िया है, इसलिए देहरादून में प्लॉट लेना चाहिए कि बच्चों का भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। दूसरा, बिज़नेस भी अच्छा है यहाँ पे। आप देखो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं यहाँ पे, मार्केट अच्छी है, लोग अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है देहरादून के अंदर हर एक प्रांत का बंदा, हर एक डिस्ट्रिक्ट का बंदा रहता है। उसका कारण क्या है कि हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत है, जैसे ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद ये इंडियन मिलिट्री अकेडमी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिफेंस के बहुत सारे महकमे हैं यहाँ पे, जैसे DRDO, IRDE, OD, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब अनगिनत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग देहरादून के अंदर हैं। शहर छोटा है लेकिन बड़ा है। क्यों? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट बड़े बड़े हैं, तो इसलिए देहरादून बड़ा है। एरिया कम है, एरिया ज़्यादा नहीं खाला हुआ है यहाँ पे, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंगें बनी हुई है, अंग्रेज लोग उसको बसा गए थे। अब जैसे ये आगे जी यहाँ पे पलटन बाजार में जा रहा हूँ, घंटाघर क्यों कहते हैं, या घंटा लगा हुआ है, यानी कि क्लॉक है, यहाँ क्लॉक टावर बोलते हैं। घड़ियाँ लगी हुई हैं 4 दिशाएँ में। तो ये आगे हमारा लेफ्ट साइड में पलटन बाजार इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पलटन जो थी ना, पलटन यानी कि मिलिट्री यहाँ मार्च पास करती थी, यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, पासिंग आउट होती थी यहाँ पे। तो घंटाघर से लेके नीचे पीपल मंडी तक इस एरिया को बोलते हैं पलटन बाजार, यानी कि पलटन थी, फौज थी यहाँ पे। और जिस तरह मैं जा रहा हूँ सीधा आगे, मैंने पहले ही बताया था आपको, दिखाई थी मैंने वीडियो, इंडियन मिलिट्री अकेडमी भी है और RIMC भी है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये छोटे बच्चों का होता है, जो बच्चे 8th क्लास में है वो इसमें आते हैं, एग्ज़ाम दे के निकलते हैं। ऑल इंडिया में बहुत टफ कंपटीशन है। ये गाँव जितनी स्टेट है उतनी सीट्स हैं, ठीक है जी, जितनी स्टेट्स हैं उतनी सीट्स हैं, हर स्टेट की एक सीट होती है। तो इतना टफ कंपटीशन है, एक स्टेट से एक बच्चा, वो बच्चा भी क्या 8th क्लास पास लेते हैं, 8th क्लास। उसके बाद ये सारी पढ़ाई खुद कराते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तक करवाते हैं और उसको एक फ़ौजी बनाते हैं, फ़ौजी ऑफिसर। तो यहाँ से जो है बड़ा शॉर्टकट चैनल है कि 8th क्लास के बाद ये बच्चा फ़ौज में जा सकता है, ठीक है। इसमें तीनों सेनाएँ आती हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म लगा के बहुत प्यारे लगते हैं। यहीं खाना पीना, रहना, हॉस्टल वगैरह सब गवर्नमेंट देती है, कोई खर्चा नहीं दोस्तों। कितनी बार मैंने अपनी वीडियो में बताया, कितनी बार बताया
फिर मुझे वही बताने का मौका मिलता कि अगर आपने अपने पे बोझ काम करना है, लाइब्रेरियाँ ख़त्म करनी है, बच्चों को अच्छे स्कूलों में डाल दो, आपकी ज़िंदगी सुधर गई, आपके खर्चे ख़त्म, बच्चों की लाइफ बन गई 8th क्लास 10th क्लास के बाद ही। और नहीं बनी तो 12वीं तक बना दो भाई। पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया कि 12th के बाद ही कैरियर शुरू होता है, 12th तक ही पढ़ाओ, अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, 12 सालों के बाद तवज्जो दो, 12 सालों की देख रेख करो। सिर्फ 12 साल, रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास किया था, आप सिर्फ 12 साल का वनवास कर लो बच्चों के लिए, बच्चों की खातिर, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि सारे काम 12वीं के बाद ही होते हैं। 12वीं तक, 12वीं के बाद नहीं, 12वीं तक आप पढ़ाओ, उसको मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, मिलिट्री में, कहीं भी डालो। 12th क्लास बच्चा ही निकल सकता है उसमें। और उसके बाद आपको ये BA MA BSc MSc और ये सब BB MB शम्बी कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो टाइम पासिंग में है, मैं तो साफ कहता हूँ, उसको अच्छा लगे या बुरा लगे। इंटर तक अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, उसके बाद आपको इधर रास्ता ही नहीं देखना। ठीक है, सिंपल डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोफेशनल डिग्रियों को भी मैं देख रहा हूँ, मारामारी बहुत है, सारे बच्चे तो नहीं निकल पा रहे। लाखों लड़के BB MBA पता नहीं क्या क्या बेचारे कर रहे हैं, माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जॉब्स कहाँ पे हैं? इंडिया में इतनी जॉब्स ही नहीं है। तो प्राइवेट नौकरियाँ भी हैं, तो प्राइवेट में भी देखो AI आ गया, AI ने कर दिया सारा मामला गड़बड़। अब तो मैं कहता हूँ बच्चा AI सीखे, कुछ भी ना करे, AI सीख ले, AI में ग्रेजुएशन कर ले, AI में मास्टर डिग्री ले ले और अपनी कंपनी खोल के बैठ जाए। गवर्नमेंट फंडिंग करती है। आज हमारे मोदी जी देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। देखो, अगर आप पढ़े लिखे, आपको फंड चाहिए, बैंक जो है फाइनेंस करने के लिए तैयार है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा देने को तैयार है। बस आपका प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपको लगे कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ था, इससे मेरी देश की भी कमाई होगी, यानी कि देश का भी भला होगा और अपना तो भला होना ही है। जब आप अच्छी कोई चीज़ निकालोगे, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करोगे, कोई फैक्ट्री लगाओगे या कोई R&D करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करोगे या कोई नई चीज़ पैदा करोगे, कोई नया तजर्बा अपना दिखाओगे, तो दोस्तों पैसा तो कमाओगे और देश की तरक्की में भी आप सहभागी हो जाएंगे। ठीक है, अपना सिर्फ पेट भरने का फ़ायदा नहीं है। जिस मातृभूमि में आप पैदा हुए हैं, मैं हूँ, हमारा फ़र्ज़ बनता है पहले इस मिट्टी का कर्जा उतारना, इस धरती माँ का। वो कैसे उतरेगा? आप लोगों का भला करो, पहले बच्चों का करो, घर से निकलो, बच्चों का भला करो, उसके बाद फिर देश का, फिर विदेशों में भी जाओ। कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता हूँ विदेशों में भी जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब यार हिंदुस्तान में है सब कुछ, तो यहाँ पे आप क्यों नहीं कुछ पढ़ सकते, आप काम शुरू कर सकते हैं? क्या बाहर के मुल्क में ज़रूरी भागना है क्या? आज पंजाब देखो, सारा बाहर भाग रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या हो रहा है? आप ही न्यूज़ सुनते हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे? बुरी हालत है। जब भागने का समय आता है तो भाई साहब जहाज़ नहीं मिलता, फिर बंदे को लगता है कि यार मैं कहाँ आके फंस गया। ऐसे बेचारे उतावले होते हैं देश आने, वापस अपने देश आने के लिए, कि जैसे पता नहीं कितने दिन से यहाँ वो, जब तक ऐश है तो है, उसके बाद भाई साहब आगे हालात ख़राब हैं। देखो तो क्या हो रहा है ईरान में और कहाँ का क्या क्या हो रहा है। मैं बोलूँगा ना, आपको सब देख रहे हो। आप अपने मुल्क में रहो, अपने मुल्क की सेवा करो, अपने मुल्क का भला करो, सबसे बड़ा यही है। मातृभूमि जैसे कहते हैं, हर एक बंदा अपनी मातृभूमि की रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे, देश को आगे ले जाए। दोस्तों ये आ गया है चक्राता रोड, हमारा चक्राता रोड रोज ही आता है हर वीडियो में। ये बता है चक्राता रोड आ गया, विजय पार्क आ गया, ये घंटा घर आ गया। छोटा सा देहरादून है, रोज यहीं से जाना होता है ऑफिस में। मेरा होता है कि चलो यार वीडियो बना दो, गाड़ी में बैठे हैं, कुछ ना कुछ कर लो, खाली नहीं बैठना। मैं बार बार कहता हूँ मैं खाली नहीं बैठता, यहाँ भी टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ। देखो अकेला हूँ, ड्राइव करके जा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ। तो मेरी वीडियो बहुत लाइक करती है। आज सुबह मुझे एक फ़ोन आया USA से, एक नवी फैमिली थी, तो बोला जी थोड़ी वीडियो हम जरूर देखते हैं, असं लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, बड़ा अच्छा लगता है तुम बोल रहे हो और सानू अच्छी सलाह देते हो। मतलब मैं अच्छी सलाह दो, कह रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है आप हमें कि आप हमें अच्छी सलाह देते हो, बच्चों के बारे में बताते हो, कैरी के बारे में बताते हो, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, नहीं करना है, क्यों करें, ये सब चीज़ें बताते हो। तो मुझे सुन के अपनी अच्छा लगता है, मुझे भी सुन के। डेली मुझे 1-2 फ़ोन आते हैं कि जी आपकी वीडियो देखी, बड़ा अच्छा लगा, मैं आपका रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपकी वीडियो रेगुलर देखता हूँ। और मेरे पास प्रॉपर्टी के लिए भी आते हैं, अभी 2 पार्टियाँ आ रही हैं बाहर से,
इसलिए आज मैं जल्दी निकल गया। जल्दी भी कहाँ निकला, 11 बज ही गए। पार्टनर साहब मेरे पहले ही निकल गए थे, इसलिए मैं अकेला हो गया। उनको मैं भेज देता हूँ कि आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब वो है ना कि थोड़ा सा वो यंग भी है, वो ठीक है, उसकी उम्र अभी 60-62 है, मैं हूँ 72 का, तो 10 साल में से छोटे ही हैं वो मेरे पार्टनर मिस्टर भट्टू जी। मेरी 72 चल रही है, उनकी 62 है। वो भी LIC से रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर है। देखो यहाँ पानी नहीं पड़ा, सूखा पड़ा हुआ है बाहर, पूरी सड़क सूखी है। ये है जी देहरादून का प्रूफ। तो मैं आपको बताऊँ ना, कभी कहीं धूप, कहीं छाँव, कहीं बारिश, कहीं कुछ, तो ये है मज़ा। देखो वहाँ से निकला, घर से निकला, बरसात थी, घंटाघर तक आया, थोड़ा थोड़ा सूखा नज़र आया। यहाँ आया तो बिल्कुल ही सूखा है, यहाँ लग रहा बारिश हुई नहीं। ऐसा होता है आपके शहर में भी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपके शहर में ऐसा होता है, धूप छाँव एक साथ निकल जाए। और कितना टाइम लगा मुझे भी, सिर्फ आधा घंटा भी नहीं होगा घर से निकले। मतलब आधे घंटे के अंदर ही पूरा कहीं सूखा है, कहीं पानी है, कहीं बरसात है, कहीं नहीं है। भाई ये है फ़ायदा। इसलिए हमें जब हम घर से निकलते हैं ना, हमें ये नहीं लगता कि बरसात में जा रहा हूँ। जब निकलते हैं लगता है कि बड़ी तेज़ बारिश ही बंद होने वाली। लेकिन मुझे पता है यार, देहरादून मेरा है, मैं पैदा ही यहीं हूँ। 1955 मेरी बर्थ है। मुझे पता है अभी मैं घर से बाहर निकलूँगा, शायद अभी मात्र 3-4-5 किलोमीटर आगे जाऊँगा तो सूखा मिलेगा। वही बात हुई। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, करीबन 6-7 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। इतना ही होगा, 6-7 किलोमीटर के बाद देखो सूखा पड़ा हुआ, पानी पड़ा ही नहीं। अगर मैं घर में ही खड़ा रहता कि यार बारिश कब होगी, मैंने ऑफिस जाना है, तो मैं नहीं देखता, मैं निकल पड़ता हूँ। मुझे पता आगे सूखा मिलेगा। और कहीं बार तो ऐसा होता है घर से सूखा होता है, घर से आए तो सूखा था, रास्ते में आए तो बारिश। ये है, ऐसा नहीं है कि पूरे रास्ते में बारिश हो रही है। रेयर चांसेस होता है कि पूरा देहरादून में बारिश हो रही है, बहुत रेयर है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे देखो पेड़ आसपास देख रहे हो, आपको खैर गाड़ी में नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं एक कैमरा थोड़ा आगे करता हूँ। तो ये मैंने कैमरा सीधा कर लिया। देखो ग्रीनरी कितनी है, सूखी सड़क पड़ी है, बस सूखी। वाइपर मेरा चल रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, वाइपर बंद ही करना पड़ेगा, सूखा है। बारिश खत्म, यहाँ है ही नहीं बारिश, खत्म क्या वो यहाँ ढगी नहीं। दोस्तों इसलिए देहरादून बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? मेरा क्वेश्चन क्या था कि देहरादून क्यों बढ़िया है, क्यों आए देहरादून में, क्यों रहें? तो दोस्तों इसलिए आओ। इस मौसम में, ऐसे मौसम में कितना बढ़िया लगता है। अगर दिन भर बारिश होती रहे, दिन भर पानी पड़ता रहे, नाले नदी नाले बढ़ते रहे, तो ना तो बंदा ऑफिस जा सकता है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना काम वाले काम पे जा सकते हैं। बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, बारिश हो, कभी ना हो तो मजा है ना। जैसे देहरादून में हो रहा, देखो सूखा पड़ा है। घर से निकला तो धड़ाधड़ बरसात हो रही, कम से कम 2 घंटे से बरसात लगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी के अंदर घुसा छतरी लेके। दोस्तों ये आ गया हमारा वही अपना FRI फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। रोज बताता हूँ कि यहीं से जाते हैं, ये इसी के बारे में बताना मुझे। बताते मैं भी नहीं थकता, क्योंकि मेरा अपना ही शहर है ना, मेरा प्यारा देहरादून। ये आ गया FRI फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों इधर भी मैंने कहीं में बताया कि अगर आप बसंत विहार पढ़ते हैं, बसंत विहार क्योंकि दिल्ली में भी है, देहरादून का भी बसंत विहार है। जैसे दिल्ली में बसंत विहार बड़ा प्यारा, लोग कहते हैं बसंत का मतलब क्या है? ऋतु। तो यहाँ भी बसंत ऋतु है, यहाँ भी बसंत विहार है। बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो दोस्तों 80,000 लाख रुपये का, 1.25 लाख रुपये का आपको मिल जाएगी। और सड़कें बड़ी चौड़ी चौड़ी हैं, लगाओ कि कम से कम 50 फुट चौड़ी अंदर सड़कें हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। ये देहरादून का सबसे पॉश इलाका है। ये है बसंत विहार। ऐसे ही राजपुर रोड भी बड़ा पॉश इलाका है। उसके अलावा ईस्ट कैनाल रोड, इसी रोड से बोलते हैं, वो बड़ा पॉश है। उसके अलावा डालन वाला, सबसे पुराना डालन वाला, वहाँ लीची के बाग, लीची के पेड़ होते हैं। अब तो खैर ही नहीं है, कम हो गई लीची, आम के बाग थे। और उसके बाद है जी हमारा शाहजहां रोड, मैंने बताई दिया, डालन वाला है। उसके बाद EC रोड है, केनाल रोड, बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे रहने लायक ज़मीनें हैं, अच्छी हैं, प्लॉट अच्छे हैं, मकान भी हैं, रेडीमेड मकान भी ले सकते हो। कुछ पुराने ज़माने के मकान बने हुए हैं, बहुत जैसे 40-50 साल पुराने मकान बने हैं, कोठियाँ हैं, वो भी बिकाऊ होती हैं। वहाँ भी आप पैसा लगा के ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे रेडीमेड चाहिए तो वो भी मैं आपको दिलवा दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ मुझे 1 बीघा का लैंड चाहिए, वो भी मिल जाएगा। अगर चाहता मुझे 1 बीघा की कोठी चाहिए, जाके अंदर बाग भी हो, फूल फलाल भी हो, गेट लगे हों, बढ़िया सा व्यू हो,
तो वो बड़े शहर में देखो 1 बीघा बहुत बड़ी चीज़ होती है। बीघा का मतलब होता है 900 गज, 900 स्क्वायर यार्ड का 1 बीघा होता है। तो 900 गज जगह दिल्ली में लेना कोई बड़ा बात नहीं है, मिल जाती है। जिनके पास पैसा है वो रह रहे हैं। जो पुराने अगर उनका तो बहुत सस्ता था, उस ज़माना सस्ता था। अभी भी आप हैसियत रखते हो कि आप 1 बीघा ले सकते हो, इतना महंगा नहीं पड़ेगा आपको। अब दिल्ली में देखो ना 80 गज 100 गज में ज़मीन में अपना टुकड़ा दे के मकान बनाते हैं। 200-300 गज तो बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए, और 1 बीघा तो खैर बहुत बड़ी चीज़ होगी। 900 गज तो बड़ा कॉस्टली होगा, वो तो करोड़ों से ऊपर जाए, करोड़ों में 100 करोड़ से ऊपर जाएगा वो। इतना पैसा अगर आप प्लॉट में लगा दोगे तो 200 करोड़ बनाने के लिए तो पैसा चाहिए। तो कहने का मतलब है कि देहरादून में हर बंदे की इन्विटेशन के अंदर, उसकी बजट के अंदर, उसकी हैसियत के अनुसार प्लॉट मैं दिलवा सकता हूँ। ठीक है, आप मेरी सारी वीडियो में प्लॉटिंग का देखते रहते हो, तो जो एरिया में आपको लेना है, ठीक है, उस एरिया का मुझे नाम बताओ और आपने मेरी कौन सी वीडियो देखी मुझे उसका बता दो, मैं आपको विज़िट करा दूँगा और आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं सिर्फ प्लॉट बेचता नहीं हूँ, मैं कोई दलाल नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात, दलाल नहीं हूँ। आई एम ए कंसल्टेंट, मैं एक सलाहकार हूँ, मैं एक एडवाइज़र हूँ, मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ। इन्वेस्टमेंट के ऊपर सलाह देता हूँ। और दलाल तो सारे शहर में भरे पड़े हैं। कहते हैं ना प्रॉपर्टी डीलर, दलाल। नो, आई एम नॉट अ दलाल। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बैंक से रिटायर्ड हूँ, बच्चे सारे वेल सेटल्ड हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी सलाह पसंद आए, मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आप मेरे से एडवाइस लो, सलाह लो। मैं आपको बेच नहीं रहा कोई चीज़, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कहाँ पे पैसा लगाऊँ, कहाँ पे ना लगाऊँ, आप मेरे पास आइए। ठीक है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, उम्र भी ज़्यादा है, दोनों चीज़ें हैं मेरे पास। एज भी ज़्यादा है, उम्र भी ज़्यादा है। जब एज ज़्यादा होगी तो एक्सपीरियंस तो ज़्यादा होगा ही होगा, तो लाजमी बात है। अब कई लोग मैं देखता हूँ कि कंसल्टेंट बोलते हैं, ठीक है एक्सपीरियंस तो कितना है उन्हीं को पता होगा, लेकिन कंसल्टेंसी के लिए दोस्तों बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बाल सफ़ेद करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा कुछ सीखना पड़ता है। ये दुनिया सिखा देती है, ये टाइम सिखा देता है, ये समय सिखाता है। जो इतने साल मैंने नौकरी करी, बैंक में कंपनी चला रहा हूँ, उससे पहले मेरा इंस्टीट्यूट था, मेरा ट्रेनिंग सेंटर था, कंप्यूटर सेंटर था मेरा। उसके अंदर मैं कोर्सेज वगैरह करवाता था, सारे IT के कोर्सेज, टेली अकाउंटिंग, HR के कोर्सेज, बैंकिंग के कोर्सेज। फिर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रहा हूँ मैं बैंकों का। 20 बैंक जो हमारे गवर्नमेंट के बैंक होते हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, फिनाइकर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो NIT, उनके थ्रू मैंने बैंकों की सेवा भी करी है। अब पिछले 3-4 साल से मैंने वो काम बंद कर दिया। मैंने कहा बहुत हो गया पढ़ाने लिखाने का काम, सारी ज़िंदगी भर पढ़ाने लिखाने का काम ही करता रहा, बैंक का काम करता रहा, बच्चे सेट हो गए, अब किसको पढ़ाना क्या करना। तो अपना कोई ऐसा काम सोचो तो टाइम पास हो जाए, सुबह निकलें शाम को रात को आए, पास हो जाए। तो मुझे लगा रियल इस्टेट, मैंने कहा यार रियल इस्टेट ही बढ़िया, पैसा भी है इसमें, लोगों को सलाह भी दो। इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, हर एक बंदा ज्ञानी तो बनता है लेकिन ज्ञान होता नहीं है, वो बेचारा डूब जाता। कभी न कभी तो मुझे बड़ा दुख होता है, बंदा कहता है कि मैंने वहाँ प्लॉट लिया, नुकसान हो गया, वहाँ पे जगह ज़मीन ली, वो झगड़े की निकल गई, वो डिस्प्यूटेड लैंड निकल गई, वो निकला वो कब्जा किसी और का था। वो कारण क्या है? कारण यह है कि अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। तो सारी ज़िंदगी भर की कमाई को दोस्तों बचा के रखो, उसको गंवाना नहीं है। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, पूरी ज़िंदगी भर हमने मेहनत करी, पैसा कमाया, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है हर हालत में, उसको गंवाना नहीं है। बिना सलाह के कोई प्लॉट ना लो, किसी के बहकावे मत हो। दलाल आपको बहुत मिलेंगे लेकिन कंसल्टेंट आपको 1000 में से एक मिलेगा, 100 में से एक नहीं, 1000 में से एक मिलेगा, सही सलाह देगा आपको। उसको लालच नहीं होगी कमीशन की, उसको ये मतलब नहीं है कि भैया मुझे पैसा कितना मिलेगा, नहीं। मैं दोस्तों जब चीज़ भेजता हूँ मैं कमीशन की परवाह नहीं करता। मैं मेरे क्लाइंट भी कही है सर आपके 400 क्या होगा, मैं कही जो होगा दे देना। मैं मेरी 1% लेते हैं, वैसे सभी का पूरे इंडिया में 1% ही होता है, लेकिन मुझे कोई 0.7%, 0.8% भी दे देता तो मैं ले लेता। मैं नहीं कोई बार्गेन नहीं करता, मैं कोई लाले की औलाद नहीं हूँ, मैं सिख फैमिली का हूँ, सिख की औलाद हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी की औलाद हूँ। सिर्फ पैसा ही थोड़ी कमाना है, नाम भी कमाना है। नाम कमाया अभी तो और कमाना, अभी तो कुछ भी नहीं कमाया। तो दोस्तों ये आ गया प्रेम नगर,
यहाँ भी प्लॉटिंग आप ले सकते हो, पैसा यहाँ भी लगा सकते हो, अच्छी जगह है। प्रेमनगर के पास एक नया भी एरिया बना है, नेशनल हाईवे 7, इसको नोट कर लो। नेशनल हाईवे 7 में 18,000 रुपये का ज़मीन है, 18,000 रुपये का। यहाँ करो ना इन्वेस्ट, ये है सलाह मेरी। 18,000 ये आप लगाओगे साल के अंदर, ये 36,000 रुपये का जाएगा। नोट कर लो अपनी बात, मेरी बात, ये डबल हो जाएगा साल के अंदर। उसका कारण क्या है कि नेशनल हाईवे 6 लेन बन गया है और यही रास्ता यहाँ से आगे से लिंक जुड़ के दिल्ली के लिए निकल रहा है। तो यहाँ पे क्यों ना लगाएं फिर? सस्ता भी है, 18,000 रुपये का मिट्टी के भाव ज़मीन मिल रही है। 18,000 रुपये का कहाँ मिल रही है? किसी शहर में नहीं है। 18,000 रुपये स्क्वायर यार्ड, इसको गज बोलते हैं। 18,000, 25,000 अलग अलग रेट है, 30,000, 32,000 ये रेट है। आप आओ, मैं आपको विजिट करवा दूँगा। इसको नोट कर लो, NH7 लिखना, NH7 बोलो भी समझ जाऊँगा। NH7 नियर प्रेमनगर, ठाकुरपुर एरिया का रहता है। तो नियर NH7 आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको अभी नीचे एक जगह आएगी UIT यूनिवर्सिटी, इसके सामने भी है जहाँ GID लड़कियों का इंटर कॉलेज है, उसके पीछे भी प्लॉटिंग कटी है हमारी कुछ। मेरे पास कुछ पार्टीज के प्लॉट हैं वहाँ पे रीसेल के लिए। वहाँ पे आपको 30, 32, 35 के आसपास मिल जाएगा, यानी कि 30,000 रुपये का, 32,000 रुपये का या 35,000 रुपये का प्लॉट बढ़िया सा दिलवा दूँगा आपको। 100-150 का चाहिए, 100 से नीचे तो खैर नहीं होगा, ठीक है। 100, 150 का, 200 का, 250 का, जितना चाहिए। लेकिन वैसे भी देखो 300 से ऊपर तो आप ले ही नहीं सकते ना। बाहर वाले जो उत्तराखंड के वासी हैं वो 300 से जितना मर्जी आए वो ले सकते हैं, 300 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन जो बाहर के वासी हैं, मैंने बताया था पहले कि भू कानून बन गया उत्तराखंड में। बाहर का बंदा यानी कि दूसरे प्रांत का, दूसरे स्टेट का बंदा यहाँ पे 300 गज से ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, प्लॉट नहीं ले सकता। 300 गज की लिमिट है, आप 300 गज में ले सकते हो। हाँ, अगर आपने कहीं पहले भी ले रखी है, मान लो हमने 200 गज की पहले ले रखी है, तो 200 लेस हो जाएगा, यानी कि 300 माइनस 200, 100 गज और ले सकते हो। या अगर आपने मान लो 100 गज पहले ले रखी है तो 200 गज और ले सकते हो। अगर आपने 300 पहले ले ली है तो अब आप और नहीं ले सकते। आप किसी फैमिली के किसी दूसरे नाम पे ले लो जिसने ना इन्वेस्ट कर रखा हो, ये भी है, ठीक है ना। कोई भाई बंधु, कोई रिश्तेदार, कोई ब्रदर, सगा संबंधी, ताए चाचे का लड़का लड़की है तो आप उसके थ्रू ले सकते हो। और जिनकी वाइफ देहरादून की हैं, वाइफ अगर देहरादून की है, हस्बैंड चाहे पंजाब का है, यूपी का है, किसी भी स्टेट का है, तो वाइफ के नाम पे भी ले सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आगे फिर कोटा साहब भी आता है, हिमाचल पड़ जाता है, वो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी दिक्कत यही है, स्टेट वुड है वहाँ भी, हिमाचल का बंदा ही वहाँ खरीद सकता है, बाहर का नहीं ले सकता। तो उसमें भी आप किसी लोकल बंदे के साथ टाई अप करके, जुगाड़बाजी करके आप ले सकते हो, काम सारे हो जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर में तो शुरू से चलता आ रहा है, बाहर का बंदा कुछ नहीं ले पाता था, अब तो खैर ले पाता वहाँ पर। 370 हट गया वहाँ पर, 370 जो लगा, तो उसके अंदर कहीं अभी धाराएँ निकाली उन्होंने कि क्या ले सकता है, क्या नहीं ले सकता, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो मतलब इतना सख्ती नहीं है अभी, वहाँ भी आप ले सकते हो। जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े होटल खुले हैं, ये तो नहीं है कि सारे कश्मीर के लोग हैं, बाहर के लोग भी जा रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, और कश्मीर के लोग यहाँ आ रहे हैं। अब कश्मीर के बच्चे देहरादून में आकर जा रहे हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे, अच्छी बात है ना। ये जब तक एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ लिंक नहीं जुड़ेगा तो कैसे तरक्की होगी। आज कश्मीर देखो कितना खुशहाल है, वहाँ के बच्चे कितने पढ़ लिख के दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में IT कंपनी में जा रहे हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, हर डिपार्टमेंट में है JNK के बच्चे। माहौल पढ़ने का नहीं था, लेकिन आज बच्चे वहाँ के सारे स्टेट्स में फैले हुए हैं। पढ़ने में भी देखो होशियार होते हैं वो जम्मू कश्मीर के, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे पंडित हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो कोई भी हो। मालूम ही कम भी रहती है श्रीनगर में, क्योंकि मेरी मम्मी खुद कश्मीर के हैं, श्रीनगर से। मेरे मामा जी शुरू से ही वहीं रहते हैं और अभी वहीं रह रहे हैं। वो 100 साल से ऊपर हो गया, मेरी फैमिली वहाँ पे बहुत है कश्मीर में। मेरा तो ये समझो कि जन्म तो देहरादून ज़रूर है, लेकिन मेरी नानी जी भी कश्मीर में थे, उन्होंने मुझे पाला। मेरे मम्मी भी कश्मीर के ही हुए। तो आज हालत जो है ख़राब है, ये नहीं है। अब तो हालत ठीक हो गया, वहाँ हालात ठीक हो चुके हैं, अभी ऐसा नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब बच्चे अच्छी नौकरी में लगे हुए हैं, खुशी होती है। ये खुशी है। देखो ये लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे, ये सारी दुनिया में हो रहे हैं, कौन सी नई बात है। लेकिन रोज़गार बढ़े, लोग आपस में ठीक रहे, झगड़ा ना करें,
सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों। ये आ गया हमारा रिवर साइड कैंपस पौंदा देहरादून, सामने का श्री देवभूमि। मैं राइट टर्न लूँगा, ये आ गया मेरा पौंदा। ये मेरा फिर आज मेरा ये वीडियो टूर बन गया, रियल एस्टेट टूर। इसको मैं टूर करके डालूंगा क्योंकि आधे घंटे से ऊपर हुई थी वीडियो, फिर मैं इसको टूर बना देता हूँ। ये है कहानी असली। 15 मिनट तक तो मेरा रहता है वीडियो एडवाइजरी, जहाँ मैं बातें बुतें करता हूँ, बीच की बातें बताता हूँ, तो आधा घंटे से ऊपर हो जाता है। मैं इसको फिर टूर कन्वर्ट करता हूँ। क्लॉक टावर टू पोंदा। यहाँ भी देखो सूखा थी, यहाँ भी बिल्कुल सूखा है। प्यारा व्यू देखो। अभी आपको मैं आगे बताऊँगा जो पौंदे में इन्वेस्ट क्यों करें। पौंदा जो है ना, यहाँ पे UPES पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे पेट्रोलियम के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, लॉ के कोर्सेज हैं। EI आ गया, EI के कोर्सेज भी हैं। अभी इनकी एक ब्रांच खुल रही है छरबा में। छरबा यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है, ये पड़ता है जी विकास नगर से पहले छरबा। वहाँ पे ये कैंपस बना रहे हैं अपना AI टेक्नोलॉजी का। मैंने अभी बताया कि AI का ज़माना है, AI ज़रूर सीखो, चैट GPT सीखो, AI सीखो, क्लाउड सीखो, ये सब चीज़ें मैं खुद सीखता हूँ रहता हूँ यूट्यूब से। समय तो है नहीं कि मैं कोई कॉलेज ज्वाइन करूँगा तो मेरी डिग्रियाँ ले ली, लेकिन मैं खुद भी जितना मुझे ज्ञान लेना होता है ना यूट्यूब से मैं ले लेता हूँ। आप देखो जितनी मेरी वीडियो बनते हैं, इनके अंदर जितने थंबनेल हैं, जितनी भी पिक्चर्स होती हैं, ये वीडियो बनाना सारा मैं इस उम्र में भी काम कर रहा हूँ। अरे यार, जब 72 साल का बंदा AI के बारे में बात कर सकता है और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ, अपने आप को अपडेट रखो। ये मत सोचो कि मैं बुढ़ा हो गया, मेरी आय ज़्यादा होगी। नहीं, इंसान बुढ़ा कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ नंबरिंग फिगर है, बार बार बताता हूँ, ये नंबरिंग फिगर है, नंबर्स नहीं सिर्फ एज। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो लगता है मैं 72 साल का हूँ। मेरे सोच, मेरे विचार तो ऐसी है, मैं सोचता हूँ जैसे ये समझो 40, 45, 50 साल वालों के, उससे भी नीचे भी समझ लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ने लिखते रहो, ज्ञान लेते रहो, ज्ञान बटोरते रहो। देखो आप बुढ़े होगे नहीं, बिजी रहेंगे। मेरा राज यही है, मेरी जवानी का राज यही। मुझे लोग कहते हैं सर आप लगते ही नहीं बदल रहोगे, तो वही है, मैं बिजी रहता हूँ। सोच अपनी रखी है बिल्कुल बच्चों जैसे, अपडेट रहता हूँ। कोई डिस्कशन कर लो मेरे से, कोई एजुकेशन की बात कर लो, कोई कैरी की बात कर लो, कोई सलाह की बात कर लो, मैं आपको बढ़िया सलाह दूँगा। क्योंकि मैं भी सीखता हूँ, सिखाता हूँ। तो जो सीखा हुआ है 3 साल उम्र जो पार कर दी 70-72 साल, तो वो भी जो शिक्षा ली ना अपने आप, प्रैक्टिकल नॉलेज ली। देखो दोस्तों, प्यारा कितना एरिया है, मानते हो ना? ये देहरादून, हाँ वाह, कितना ग्रीनरी है। ये खासकर बरसातों में ना जगह और सुहावनी हो जाती है। देखो कितना प्यारा व्यू है। लेफ्ट साइड में तो पहाड़ भी है, राइट साइड में तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। इसके पीछे तो बहुत दूर जाके लोग रह रहे हैं, अंदर भी कॉलोनीज हैं, लेकिन व्यू देखो ना कितना प्यारा है। ये है दोस्तों पौंदा। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 35,000, 45,000, 48,000, 50,000 रुपये गज, 55,000 रुपये गज तक की ज़मीन में दिलवा दूँगा। बढ़िया रहो यहाँ पे। देखो क्या बढ़िया लग रहा है, फॉरेन कंट्री है। देख रहे हो क्या है विदेश, क्या है विदेश में? देखो ना हिंदुस्तान, देखो ना हिंदुस्तान का नक्शा, देखो ना हमारा प्यारा देश महान, कितना ब्यूटीफुल वो है। और मतलब पीसफुल एरिया। अगर आप यहाँ पे अभी मैं गाड़ियाँ रोक के बाहर खड़ा हो जाऊँ ना, शांति में लगी बिल्कुल। अभी फिर हम लोग कई बार खड़े होते हैं रास्ते में, नज़ारा देखते हैं, फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं दोस्तों? दिल्ली में कहाँ है ऐसी हरियाली? कहाँ है दिल्ली में? बताओ ना मुझे। कहाँ है पूना में, बॉम्बे में, मद्रास में कितनी गर्मी है, चेन्नई, पंजाब में देख लो, वहाँ भी देखो पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है। पंजाबी लोग यहाँ बहुत आ गए हैं, पंजाब के बड़े आ गए हैं यहाँ पे। पटियाला, चंडीगढ़, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, बठिंडा, कहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं। आप दिल्ली देख लो, गुड़गांव देख लो। गुरुग्राम में मेरी बेटी है, डॉक्टर है मेरी बेटी, छोटी बेटी मेरी गंगाराम हॉस्पिटल में है। वो बेचारी बोलती है पापा यहाँ पे बड़ा पॉल्यूशन है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं कपड़े काले हो जाते हैं, मास्क लगा के जाना पड़ता है। ये हालत है, डॉक्टर बेचारी। अब वो क्या करे भाई, नौकरी करनी है तो करना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा। हस्बैंड उनके वो भी डॉक्टर हैं, वो गुरुकुल में है, ये अपना गुरुग्राम में है, गुड़गांव में। तो ये दिल्ली अप डाउन करती है गुरुग्राम से। तो दोस्तों देहरादून में आओ, आप किस्मत वाले हो कि आपको मेरे जैसे बंदा मिला जो सलाह दे रहा है। ये भी मेरा
के हॉस्टल बना दिए मेरी गाड़ी में। मुझे आज भी याद करते हैं सर जो भी चीज़ लेंगे आपसे लेंगे, आपके बिना पूछे हम एक पैसा नहीं लगाएंगे यहाँ पे। इतना विश्वास करते हैं मेरे पे। जो बंदा एक बार आ गया ना, ले गया ना, 10 लोगों को भेजता है। मेरी वीडियो पता 10 जगह जाती है। वो कह रहे सर वीडियो आई थी आपकी, मेरे शेयर करी मेरे फ्रेंड ने, मैं आ रहा हूँ फलाने दिन आ रहा हूँ, मुझे प्लॉट दिखाओ, मुझे हॉस्टल दिखाओ, मुझे रेडीमेड मकान दिखाओ, मैंने आपकी पुरानी वीडियो देखी थी। तो आपको भी जो भी प्लॉट या वीडियो अच्छी लगती है मेरी, उसको नोट करो और देहरादून आओ, विजिट करो। मैं आपको ले जाऊँगा, प्लॉट्स वगैरह दिखाऊँगा अपनी गाड़ी में। आप आओ, गाड़ी में आओ, विद फैमिली आओ, सबको दिखाओ। पहले खुद आओगे, फिर बाद में फैमिली को लाओगे, तो लंबा प्रोसेस होता है। कोई भी चीज़ लेनी है ना दोस्तों, पैसे भर के जेब में, थैले में आओ और फैमिली को भी लेके आओ। मैं तो कहता हूँ एक ही बार आना होता है, सेकंड टाइम 15 दिन ढीला पड़ जाता है। नहीं जी अभी आऊँगा, फलाने दिन आऊँगा, फलाने महीने आऊँगा, अभी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी तब आऊँगा, अभी बरसातों के बाद आऊँगा, अभी मेरा टाइम नहीं है। करते करते प्लॉट बिक जाता है वो। तो जो चीज़ आपको लेनी है ना, उसके लिए आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये बात पक्की है कि हर एक बंदे का नाम लिखा होता है धरती पे। हर एक बंदे का नाम लिखा होता है कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, कहाँ लेनी है, वो ऊपर वाले ने पहले ही बांध रखा है। जैसे हमारा जन्म लिखा हो ना, हमारी कुंडली में लिखा हो ना, सब कुछ पहले प्री डिफाइंड है ना, पहले इतना है। ऊपर वाले ने हमारी पिक्चर बना ली, हमारी फ़ोटो खींच ली, तो वो हमारी कुंडली बन गई। वही मिनट, वही दिन, वही घंटे, वही सेकंड हमारी जन्म पत्र में लिखे जाते हैं, जब हमारी कुंडली बनती है। सेम दोस्तों प्लॉट के अंदर भी यही है। अगर आपने आज प्लॉट सोच लिया ना, अगर वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, आपकी मोहर लगी है, तो वो आपको अपने आप अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। उसको कोई ले नहीं सकता क्योंकि वो आपका नाम लिखा हुआ है उसमें। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि मुझे बताया, मुझे थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ। मैं सरदार हूँ, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ। बहुत पंजाबी लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं हैं, लेकिन मैं मानता हूँ, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी है, साइंटिफिक है, ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन से चलती है। ठीक है, ये साइंस वो नहीं है जो ज्योतिष वाले करते हैं, ये है पढ़े लिखे लोगों की लाइन। और इसमें कैलकुलेशन है, सारा काम कैलकुलेशन से होता है। और मैं इसका कोर्स भी कर रहा हूँ ज्योतिष का। तो दोस्तों ये आ गया हमारा पेट्रोल पम्प, यहाँ का पेट्रोल पम्प है पौंदा में। इससे थोड़ी दूर पे आगे मेरा ऑफिस है। इस एरिया में आसपास कहीं भी ले लो 35,000, 42,000, 48,000, 50, 55 के आपको फ्लैट भी मिल जाएंगे। अगर फ्लैट चाहिए तो आपको 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक का फ्लैट भी मिल जाएगा। हॉस्टल चाहिए वो भी मिल जाएगा, प्लॉट चाहिए वो भी मिल जाएगा, रोड के किनारे चाहिए वो भी मिल जाएगा। रोड के अंदर थोड़ा जाना है, 150 मीटर अंदर, 200 मीटर अंदर जाना है, वो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, रोड के किनारे आपको कोई ज़मीन चाहिए वो भी मिल जाएगा। सारा एरिया अपना है, सारा एरिया मेरा, मेरा ऑफिस भी यहीं है। ठीक है, यहाँ सब जानते हैं मेरे को। और सेलर्स भी आ सकते हैं मेरे पास। अगर उनका कोई प्लॉट है, मेरी वीडियो सुन रहे हो देहरादून वाले, और किसी का प्लॉट अगर पौधा में, बिरौली में, सैदारा में, या प्रेमनगर में, या कंडोली में, या नेशनल हाईवे 7 के पास, या शिमला रोड पे, या छरवा में, या विकास नगर में, या हरवटपुर में, कहीं भी हो प्लॉट बेचना है तो दोस्तों मेरे से तुरंत संपर्क स्थापित करो। मेरा नंबर मिल जाएगा आपको वीडियो में। मुझे कॉल करो, मुझे प्लॉट दिखाओ, अपना घर दिखाओ, जो भी बेचना है मैं उसको भेज दूँगा अच्छे रेट पे। और इसी तरह खरीदने वाले इन एरिया में कहीं भी प्लॉट लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, हॉस्टल लेना चाहते हैं, हॉस्टल खोलना चाहते हैं, बना बनाया लेना चाहते हैं हॉस्टल, या प्लॉट लेके बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, दोस्तों आओ मेरे पास, मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, सलाह पहले बेचता बाद में, पहले सलाह देता हूँ। मैं सिर्फ माल को बेचता नहीं है, मैं ठोकता नहीं हूँ कि लो ले लो जी बड़ा अच्छा ना, मुझे नहीं लालच, मुझे नहीं चाहिए कमीशन। आप रख लेना, कमीशन भी मत देना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। ऊपर वाला दे रहा है मेरे को, ऊपर वाले ने इतना कुछ दे दिया, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई बच्चों की शादियाँ मैंने नहीं करनी है, सब बच्चों की शादियाँ होगी, सबके काम हो गए, सब बढ़िया बढ़िया अपने घर में सेट है। ठीक है, तो ये मेरा ऊपर वाले मुझे सौभाग्यवान बनाया कि मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ। मैं अपने दुख दर्द, अपने सुख सब बांट रहा हूँ आपके साथ। आप भी लायबिलिटी फ्री हो जाओ। आ गया दोस्तों मेरा ऑफिस, ये सामने लिखा है प्लॉट्स फॉर सेल। ये हमारा 20 ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का ऑफिस। तो अब आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आप अगर आना चाहो देहरादून तो आप आसानी से आ सकते हो, क्योंकि आपको मैंने सारा रास्ता बता दिया। एक बड़ी वीडियो बनाने का फ़ायदा ये भी होता है, एक बड़ी वीडियो बनाने का फ़ायदा ये भी होता है कि बंदे को मैं अपना पूरा ऑफिस तक ले आया, अब वो रास्ता नहीं बोल सकता।
वैसे मैं गूगल मैप डालता हूँ, लेकिन गूगल मैप भी, गूगल बाबा भी कभी कभी ना भटक जाते हैं, इधर उधर रास्ता दिखाता है। अब मैंने आपको पूरी वीडियो बना के दे दी। आप इस वीडियो को देखते घंटा घर से तो यहाँ तक मेरे ऑफिस तक पहुँच ही जाओगे। ठीक है जी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।